आपने कभी किसी को ऐसे कहते हुए सुना है कि यार आज मैं अपने फ्रेंड की शादी में गया था लेकिन वो शादी बहुत अजीब थी। एक ऐसी स्ट्रेंज वेडिंग के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अ वेडिंग इन ब्राउन्सविला चैप्टर का 4th पार्ट। इसमें डॉक्टर मार्लिन फाइनली उस वेडिंग में पहुंच जाते हैं। टैक्सी उनको वहां ड्रॉप कर देती है। वहां उतरने के बाद वेडिंग का जो माहौल देखते हैं वो माहौल काफी स्ट्रेंज होता है, काफी अजीबोगरीब फीलिंग्स देता है उसको वो माहौल। लोग वहां अजीब तरीके से डांस कर रहे हैं, जानवरों की तरह कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, डॉक्टर मार्लिन के पास आके बातें कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर मार्लिन इंटरेस्टेड भी नहीं है उनके साथ बात करने में, लेकिन फिर भी उनको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है। अजीब सा म्यूजिक वहां पे बज रहा है जिसका शादी से कोई लेना देना नहीं। सेंट सिमन से आए हुए लोग उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। टेरेस पोल से आए हुए लोग उनको घेर लेते हैं, उनके साथ बिजी हो जाते हैं, उनको डांस करने के लिए, खाना खाने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये सारी चीजें देख के डॉक्टर मार्लिन को काफी अजीब फील होता है। वो ऐसा सोचते हैं कि कितनी स्ट्रेंज वेडिंग है। हमारे जूइश पीपल में जैसी वेडिंग होती है ये वैसी प्रॉपर वेडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसी 4th पार्ट को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम मैंने दिया है स्ट्रेंज वेडिंग। लेट्स स्टार्ट। तो टैक्सी ने फाइनली डॉक्टर मार्लिन को ब्राउन्सविला में ड्रॉप कर दिया है एट द वेन्यू जहां पर वो शादी हो रही है। अब डॉक्टर मार्लिन एंटर द आउटर लॉबी। अब डॉक्टर मार्लिन उस टैक्सी से उतरते हैं, टैक्सी वाले को पैसे देते हैं और उस हॉल की, उस वेडिंग हॉल की जो आउटर लॉबी होती है, बाहर का जो रेस्ट रूम होता है उसको अपन कहते हैं लॉबी। तो बाहर का जो रेस्ट रूम था वहां पर वो एंटर करते हैं, मतलब उनकी वेडिंग हॉल के अंदर एंट्री होती है। एंड इमीडिएटली द कंफर्टेबल इंटीमेसी ऑफ द सेंट सिमनर्स एनगल्फ्ड हिम। जैसे ही डॉक्टर मार्लिन आउटर लॉबी में एंटर होते हैं तो वहां पर कुछ गेस्ट खड़े हुए थे। वहां पर इनके पहुंचते ही, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो बहुत ही कंफर्टेबल इंटीमेसी, मतलब बहुत ही आरामदायक जो घनिष्ठता है, जो क्लोजनेस है, वो कौन सी लोगों की, सेंट सिमनर्स की। उन लोगों ने इनको एनगल्फ कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। मतलब इनको इस तरीके से घेर लिया जैसे काफी दिन से इसको जानते हो, काफी पुराने इसके रिश्तेदार हो। तो वहां पर एंटर होते ही काफी लोगों ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। All the faces he saw were familiar, though he did not recognize individuals. अब ये जो सारे चेहरे इसको अपने आसपास में दिखाई दे रहे थे, ये सब जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन ये इंडिविजुअली किसी को भी नहीं जानता था। मतलब व्यक्तिगत रूप से ये किसी को भी नहीं जानता था कि पर्टिकुलर ये इंसान, इसका ये नाम है, ऐसे ही किसी को भी नहीं जानता था। बाकी सब लोगों को देख करके इसको ऐसे लगा कि हाँ, मैंने इनको कहीं ना कहीं देखा है या मैं इनको जानता हूं। Leaving his hat and coat at the check room, he put on a skull cap and entered the hall. अब ये सीधा जाता है चेक रूम के अंदर। चेक रूम होता है बाहर वाला कमरा जहां पर कोई भी सामान रखा जाता है, तो सामान रखने का कमरा अपन समझ सकते हैं। तो ये चेक रूम के अंदर एंटर होता है, वहां पर जाकर के अपनी हैट और अपना कोट वहां पर टांग देता है और अपनी स्कल कैप पहन लेता है। स्कल कैप जैसे शादी वगैरह के अंदर हमारे राजस्थान में पगड़ी पहनी जाती है, मॉमडन के अंदर वो टोपी लगाई जाती है, उसी तरीके से यहूदी धर्म के अंदर स्कल कैप पहनी जाती है कोई भी धार्मिक ओकेजन पे। तो यहाँ पर वो अपना कोट और हैट जो है वो तो चेक रूम के अंदर टांग देते हैं और ऑफ कोर्स क्योंकि ये शादी अटेंड करने के लिए आए हैं तो अपनी स्कल कैप को ये पहन लेते हैं और सीधा वेडिंग हॉल के अंदर एंटर हो जाते हैं। It was filled with people and music, with tables heaped with food and a bar stacked with bottles. अब जैसे ही ये वेडिंग हॉल के अंदर एंटर होते हैं तो ये देखते हैं कि पूरा का पूरा वेडिंग हॉल बहुत सारे लोगों से और म्यूजिक से भरा हुआ था। गाने चल रहे थे और बहुत सारे लोग वहां पर पहले से ही मौजूद थे। खाने का ढेर लगी हुई, काफी सारी टेबल सजी हुई थी और शराब की काफी सारी बोतलों के वहां पर स्टेक्स बने हुए थे, मतलब पे शराब की बोतलें भी सजी हुई थी। The musicians were playing an Israeli march. जो म्यूजिशियंस है वो कोई वेडिंग सॉन्ग नहीं बजा रहे थे। इजराइल के अंदर मतलब यहूदी लोगों की जो परेड होती है, जो मार्चिंग होती है, तो मार्चिंग के टाइम पे जो भी सॉन्ग बजाया जाता है तो वो सॉन्ग ये लोग यहाँ पर बजा रहे थे, जिसको इन्होंने इजरायली मार्च कहा है। तो यहाँ पर कोई वेडिंग सॉन्ग नहीं बज रहा था, यहाँ पर वो इजरायली मार्च बज रहा था। That was a hodgepodge of American jazz with Oriental flourishes. अब क्योंकि माहौल वेडिंग का था लेकिन इन लोगों ने कोई वेडिंग सॉन्ग नहीं चला रखा था, इसकी बजाय उन्होंने इजरायली मार्च चला रखा था। वो गाना या वो म्यूजिक जो कि मार्चिंग के टाइम पे इजरायली आर्मी जो है वो बजाती है। तो यहाँ पर ये जो म्यूजिक था वो एक हौच-पौच बन चुका था, एक खिचड़ी बन चुका था, एक मिक्सचर बन चुका था। किन दो टाइप के म्यूजिक का? पहला था अमेरिकन जैज और दूसरा था ओरिएंटल फ्लरिशेस। अमेरिका के अंदर जो जैज म्यूजिक है वो
प्लस पूर्वी देशों के अंदर जो भी म्यूजिक फलता फूलता है या फिर वहां पर जो भी म्यूजिक चलता है उसको बोलते हैं ओरिएंटल फ्लरिशेस। तो पूर्वी देशों का म्यूजिक और उसके साथ में अमेरिकन जैज को मिलाने से जो खिचड़ी बनती है वो इजरायली मार्च वैसा ही म्यूजिक लग रहा था। मैन वर डांसिंग विद मैन, विमेन विद विमेन, मैन विद विमेन। और इसी म्यूजिक के ऊपर सारे के सारे लोग डांस कर रहे थे। आदमी आदमियों के साथ डांस कर रहे थे, औरतें औरतों के साथ में, और आदमी औरतों के साथ में डांस कर रहे थे। मतलब सभी लोग एक दूसरे के साथ में डांस कर रहे थे और इस म्यूजिक को, इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। He saw black skull caps, white skull caps, bare heads। डॉक्टर मार्गलिन को वहां पर दिखाई दे रहे थे काफी लोग जिन्होंने ब्लैक स्कल कैप पहन रखी थी, कुछ लोगों ने व्हाइट टोपी या व्हाइट स्कल कैप पहन रखी थी और कुछ लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी स्कल कैप नहीं पहन रखा था, उनका सर बिल्कुल खाली था। Guests kept arriving, pushing their way through the crowd, some still in their hats and coats, munching hors d'oeuvres, drinking schnapps। गेस्ट्स जो है, मेहमान जो है, वो अभी भी आ रहे थे। भीड़ को धक्का देते हुए वो अपना रास्ता बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने अभी भी हैट और कोट्स उतारे नहीं थे, उनको पहनकर ही वो सीधा पार्टी के अंदर एंटर हो गए थे। वो मंचिंग कर रहे थे। मंचिंग का मतलब होता है चबाना, तो वो चबा रहे थे क्या? हors d'oeuvres। हors d'oeuvres का मतलब होता है हल्का नाश्ता, जिसको अपन स्टार्टर कहते हैं। तो हल्का नाश्ता जो है वो खा रहे थे और शनैप्स जो एक तरह की बियर होती है उस बियर को पी रहे थे और वहां पर वेडिंग को एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारा का सारा सीन जो है वो डॉक्टर मार्गलिन नोटिस कर रहे हैं वहां पे। द हॉल रिसाउंडेड विद स्टैम्पिंग, स्क्रीमिंग, लाफिंग एंड क्लैपिंग। और वो जो हॉल है उसके अंदर से आवाजें गूंज रही थी, क्योंकि स्टैम्पिंग करने की मतलब डांस फ्लोर पे बार बार कूदने की, चिल्लाने की, हंसने की और तालियां बजाने की जो आवाज है वो सारी की सारी आवाज उस हॉल के अंदर गूंज रही थी। Flashbulbs went off blindingly as the photographers made their rounds। अब वेडिंग का माहौल था और वहां पर जैसे जैसे फोटोग्राफर्स लोगों की फोटोज क्लिक करने के लिए आ रहे थे, तो वहां पर जो फ्लैश बल्ब्स हैं, मतलब जब हम किसी का फोटो क्लिक करते हैं तो कैमरा के अंदर जो बल्ब होता है वो फ्लैश करता है, तो वो फ्लैश बल्ब जो है वो लोगों को अंधा करते हुए, ब्लाइंडिंगली मतलब अंधा करते हुए बंद हो रहे थे। मतलब जैसे ही उन बल्ब्स का फ्लैश पड़ रहा था लोगों के ऊपर तो लोगों की आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी। फोटोग्राफर्स जब वहां पे लोगों की फोटो क्लिक करने के लिए आ रहे थे तो उन फ्लैश बल्ब्स की वजह से लोगों के ऊपर ब्लाइंडिंग इफेक्ट पड़ रहा था, मतलब उनकी तेज रोशनी लोगों की आंखों में गिर रही थी। Seeming to come from nowhere, the bride appeared, briskly sweeping up her train, followed by a retinue of bridesmaids। अब किसी का भी ध्यान नहीं गया, लेकिन अचानक से वहां पर ब्राइड अपीयर हो जाती है, मतलब वहां पर दुल्हन आ जाती है और वो ब्रिस्कली स्वीपिंग करती है। ब्रिस्कली का मतलब होता है बड़ी तेजी से, फास्टली अपनी जो ट्रेन है, ट्रेन का मतलब होता है वो लंबा सा गाउन जो दूर तक नीचे फैला हुआ होता है, तो अपनी ट्रेन को उठा करके उसको स्वीप करने की, मतलब अपने साथ में लेकर के चलने की कोशिश करती है। पीछे पीछे ही चल रहा होता है इसका रेटिन्यू ऑफ ब्राइड्समेड, मतलब सहेलियों का सारा ग्रुप, जो समूह होता है उसको बोलते हैं रेटिन्यू ऑफ ब्राइड्समेड। वो लड़कियों का ग्रुप जो कि ब्राइड के पीछे चला करता है उसकी ड्रेस को कैरी करते हुए। तो यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि किसी का भी ध्यान नहीं गया और अचानक से वहां पर ब्राइड अपीयर हो जाती है और ब्राइड जो है वो फास्टली आगे की तरफ बढ़ रही थी और उसका जो ट्रेन है, उसका जो गाउन है जो पीछे तक फैला हुआ है वो स्वीप कर रहा था पूरे रास्ते को, मतलब पूरे ऐसा लग रहा था कि वो पूरे रास्ते की सफाई करती हुई जा रही थी और उसी के पीछे उसकी जो सहेलियां हैं उनका ग्रुप चल रहा था। डॉक्टर मार्गलिन न्यू एवरीबडी एंड येट न्यू नोबडी। अब मार्गलिन से आकर के सारे गेस्ट मिल रहे थे तो सबको देख करके एक फेमिलियरिटी तो लग रही थी, इनको कहीं ना कहीं जाना है, मिला हूं मैं इनसे, लेकिन ऑफ कोर्स वो इंडिविजुअली किसी को भी नहीं जानता था। स्पोक टू हिम, laughed, winked, waved, and he answered each one with a smile, a nod, a bow। लोग आ रहे थे, उससे मिल रहे थे, उसकी तरफ हंस रहे थे, विंक करना मतलब उसकी तरफ आंख मार रहे थे, उसकी तरफ हैंड वेव कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और इन सारी हरकतों का जवाब जो है वो डॉक्टर मार्गलिन या तो एक स्माइल के साथ दे रहे थे, उनको देख करके हंस रहे थे, या फिर एक नॉड जैसे गर्दन को हिलाना, तो गर्दन को हिला करके वो इस बात का रिप्लाई दे रहे थे, या फिर वो थोड़ा सा झुक करके रिप्लाई दे रहे थे। तो इस तरीके से उन सबका रिप्लाई दे रहे थे और उन सबको ग्रीट भी कर रहे थे, क्योंकि इंडिविजुअली वो किसी को भी नहीं जानते थे। ग्रेजुअली ही थ्रू ऑफ ऑल हिज वरीज, ऑल हिज डिप्रेशन। तो ये वेडिंग का जो माहौल है,
जहां पर लोग आकर के उससे मिल रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं और ये भी उनको वापस से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पर ये अपनी सारी वरीज को, सारी चिंताओं को, सारे डिप्रेशन को और सारी जो ओवर थिंकिंग होती है इसकी, इन सारी चीजों को ये यहाँ पर भूल जाता है और फ्री माइंडेड हो जाता है। He became half drunk on the amalgam of odors। अब वहां पर ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, खुशबू, और अमेलगम होता है मिक्सचर। जो बहुत सारी चीजों की जो मिली जुली स्मेल आ रही थी, जो सारी चीजों की मिक्स्ड ऑर्डर स्मेल जो वहां पर फैली हुई थी, उसकी वजह से ये हाफ ड्रंक हो जाता है। मतलब इसने शराब नहीं पी थी लेकिन फिर भी ये नशे की हालत में हो जाता है इन अलग अलग तरह की स्मेल्स की वजह से। अब कौन कौन सी स्मेल्स वहां पर आ रही थी? फ्लावर्स, वहां पर फूलों की स्मेल थी। सौरक्रोट, सौरक्रोट एक यिडिश पिकल होता है, यहूदी अचार होता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो सौरक्रोट एक यहूदी अचार की वहां पर स्मेल थी। गार्लिक, लहसुन की स्मेल, अलग अलग तरह के परफ्यूम्स की स्मेल, मस्टर्ड, सरसों की स्मेल, एंड दैट नेमलेस ऑर्डर दैट ओनली सेंसिमिनर्स एमिट। एमिट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, बाहर निकालना। और वहां पर एक ऐसी अजीब सी स्मेल भी फैली हुई थी पूरे वेडिंग हॉल के अंदर, जो सिर्फ और सिर्फ सेंसिमिनर्स की बॉडी में से ही निकलती है, जिसके बारे में सिर्फ सेंसिमिनर्स ही जानते हैं। तो वहां पर ये सारी अलग अलग तरह की स्मेल्स फैली हुई थी। तो ऑफ कोर्स उसने ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो हाफ ड्रंक की स्टेट में आ गया था, मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया था, नशे में हो गया था। हेलो डॉक्टर, हेलो शलोमी डेविड, यू डोंट रिकॉग्नाइज मी। इतनी देर में डॉक्टर मार्गलिन के पास में कोई एक आदमी आता है और वो उनको एड्रेस करता है, वो उनको कहता है हेलो डॉक्टर। और क्योंकि डॉक्टर मार्गलिन का पूरा नाम डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन है, तो सोलोमन को वो आदमी शलोमी की तरह एड्रेस करता है और कहता है हेलो शलोमी डेविड। मतलब यहाँ पर ये शलोमी डेविड जो है वो डॉक्टर मार्गलिन के लिए ही आया है। तो ये आदमी डॉक्टर मार्गलिन को बार बार एड्रेस कर रहा है और आगे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। लुक ही फॉरगॉट। बाकी लोगों से कहता है देखो ये भूल गया। There were the encounters, the regrets, the reminiscences of long ago। पूरे के पूरे वेडिंग हॉल के अंदर लोग आपस में मिल रहे थे, लोगों के एनकाउंटर्स हो रहे थे, मतलब आपस में बातचीत हो रही थी। लोग अपने इसके बारे में, अपने पछतावों के बारे में बात कर रहे थे। रेमिनिसेंसेस मतलब पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे थे। तो इस तरह की बातों का वहां पर एक्सचेंज हो रहा था उस वेडिंग हॉल के अंदर। बट आफ्टर ऑल weren't we neighbors? You used to come to our house to borrow Yiddish newspaper। तो वो आदमी जो यहाँ पर डॉक्टर मार्गलिन से बात कर रहा है, वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है और कहता है हम जब पोलैंड में थे तो वहां पर हम लोग कौन थे? नेबर्स थे। तुम हमारे पड़ोस में ही रहते थे और तुम अक्सर हमारे घर पे आया करते थे। हमारे घर से यहूदी जो समाचार पत्र है, यहूदी भाषा में जो समाचार पत्र है, उसको बोरो करने के लिए, उसको मांग कर ले जाने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या तुम ये सारी बातें भूल गए हो? तुम्हें याद नहीं आ रहा? तुमने मुझे पहचाना नहीं? इस तरीके से एक आदमी आकर के डॉक्टर मार्गलिन से बात करता है। Someone had already kissed him, a badly snout and a mouth reeking of whiskey and rotten teeth। इतनी देर में डॉक्टर मार्गलिन जो है उनको एक आदमी किस करके चला जाता है, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ ग्रीटिंग। तो उनको किस करके चला जाता है। ये जो आदमी था वो एक बैडली स्नाउट था। बैडली मतलब वो एक ऐसा आदमी था जिसने बहुत बुरे तरीके से अपने आप को शेव कर रखा था। वो पूरा मुंडा हुआ आदमी था, तो काफी बैडली उसने अपने आप को पूरा शेव कर रखा था। उसका जो माउथ था वो रीक कर रहा था, मतलब सड़ रहा था विस्की की स्मेल से। तो उसके मुंह से विस्की की स्मेल आ रही थी और उसके जो दांत है वो भी सड़े हुए थे, बदबूदार थे। तो ऐसा एक आदमी आता है और डॉक्टर मार्गलिन को आउट ऑफ लव किस करके चला जाता है। One woman was so convulsed with laughter that she lost an earring। वहां पर एक औरत थी जो कि इतनी कन्वर्स विद लाफ्टर हो गई, मतलब हंसी से इतनी लोटपोट हो गई, हंस हंस के इतनी पागल हो गई थी कि उसका एक ईयररिंग ही नीचे गिर गया था, गुम गया था। मार्गलिन ट्राइड टू पिक इट अप बट इट हैड ऑलरेडी बीन ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। तो डॉक्टर मार्गलिन ने कोशिश की कि वो नीचे झुक करके उस ईयररिंग को उठाए, लेकिन वो इतनी देर में जो ईयररिंग था वो लोगों के पैरों के नीचे आकर के ट्रैम्पल हो गया था, मतलब कुचला जा चुका था। यू डोंट रिकॉग्नाइज मी, टेक अ गुड लुक, इट्स जिजेल द सन ऑफ शाइबेली। अब इतनी देर में जो दूसरा गेस्ट है वो डॉक्टर मार्गलिन के पास में आता है और उससे बात करता है, उससे कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, ध्यान से देखो मुझे, मैं जिजेल हूँ, शाइबेली का बेटा। Why don't you eat something? तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? Why don't you have something to drink? तुम पीने के लिए कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? Come over here, इधर आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाने और ड्रिंक पिलाने के लिए ले चलता हूँ काउंटर पे। तो इस
इस तरीके से आकर के उसके साथ में बात करता है शाई बेली का बेटा जिजेल। टेक अ ग्लास, व्हाट डू यू वांट? विस्की, ब्रांडी, कॉन्याक, स्कॉच, विथ सोडा, विथ कोका कोला, टेक सम, इट्स गुड। डोंट लेट इट स्टैंड, सो लॉन्ग एज यू आर हियर यू माइट एज वेल एंजॉय योरसेल्फ। जिजेल आगे डॉक्टर मार्गलिन से बातें करता है और उनको कहता है चलो एक ग्लास लो, तुमको क्या चाहिए ड्रिंक में? विस्की चाहिए, ब्रांडी, कोनैक, ये अलग अलग ड्रिंक्स के नाम लेता है। सोडा के साथ चाहिए या कोका कोला के साथ चाहिए, तो इस तरीके से उसको पूछता है। कुछ लो, ये बहुत अच्छा है, इसको ऐसे पड़े मत रहने दो, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें अपने आप को एंजॉय करना चाहिए, उस पार्टी को एंजॉय करना चाहिए। फिर आगे बातें कंटिन्यू होती है। माई फादर ही वॉज किल्ड। शायद डॉक्टर मार्गलिन जो है वो जिजेल से पूछते हैं उसके फादर के बारे में, तो जिजेल यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है कि अच्छा मेरे फादर वो तो मारे गए थे। दे वर ऑल किल्ड, सबके सब लोग मारे गए। आई एम द ओनली वन लेफ्ट ऑफ द एंटायर फैमिली, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स मारे जा चुके थे, बस मेरी पूरी फैमिली में मैं ही एक अकेला पर्सन बचा हूं जो अभी अलाइव है, जिंदा है। बैरिश द सन ऑफ फिविश स्टार्व टू डेथ इन रशिया। आगे बातें होती है, डॉक्टर मार्गलिन उससे पूछता है शायद बारे में, तो जिजेल बताता है अच्छा बैरिश वो फिविश का बेटा, वो तो भूख के मारे रशिया में मर गया और उन लोगों ने फिर उसको कजाकिस्तान भेज दिया उसकी डेड बॉडी को। अच्छा उसकी वाइफ वो अभी इजराइल में है। शी मैरिड अ लिथुएनियन, उसने वहां पर लिथुएनियन, एक लिथुएनिया के रहने वाले एक नेटिव से शादी कर ली थी। तो इस तरीके से ये एंड अप करते हैं बैरिश की बात के साथ में। बैरिश जो कि फिविश का बेटा है, जो कि रशिया में भूख से तड़प तड़प कर मर गया था, उसकी डेड बॉडी को बाद में कजाकिस्तान भेज दिया गया और उसकी जो वाइफ है वो अब इजराइल में है, उसने एक लिथुएनिया के नागरिक से शादी कर ली थी। सोरेल शॉट टुगेदर विद हर चिल्ड्रन। तो उसी वेडिंग में आगे बातें कंटिन्यू होती है। शाई बेली का जो बेटा है जिजेल वो आगे बात करता है अच्छा तुम सोरेल के बारे में पूछ रहे हो, उसको तो गोली मार दी गई थी, उसके बच्चों के साथ में उसको गोली से उड़ा दिया गया था। अच्छा येंटेल वो यहीं पर है, वेडिंग में वो शादी के अंदर ही है। शी वॉज स्टैंडिंग हियर जस्ट अ मोमेंट अगो, वो अभी अभी तो यही खड़ी थी। देयर शी इज डांसिंग विद दैट टॉल फेलो, देखो वो रही, वो उस लंबे से लड़के के साथ में डांस कर रही है। इस तरीके से ये जिजेल जो है ये डॉक्टर मार्गलिन को इन्फॉर्म करता है अलग अलग लोगों के बारे में जो कि सेंट सिमन के अंदर रहा करते थे। अब्राहम सिल्वरस्टीन, दे बर्न्ड हिम इन द सिनेगॉग विद 20 अदर्स। अच्छा अब्राहम सिल्वरस्टीन के बारे में भी पूछ रहे हो तुम? उन लोगों ने कंसंट्रेशन कैंप जो कि हिटलर ने बनाए थे, तो हिटलर की जो आर्मी थी उन लोगों ने उसको जला दिया था सिनेगॉग के अंदर। सिनेगॉग होता है एक यहूदियों का धार्मिक स्थल जहां पर ये पूजा पाठ करते हैं। तो पूजा करने की जगह पर अब्राहम सिल्वरस्टीन को 20 और लोगों के साथ में जला दिया गया था। अ माउंट ऑफ चारकोल वाज ऑल दैट वाज लेफ्ट, कोल एंड एश। और उनके जलने के बाद में पीछे बस राख का एक माउंट बचा था, एक ढेर बचा था, कुछ कोयले और राख, बस यही बचा, पीछे कुछ भी नहीं बचा। योजेल बुडनिक, ही पास्ड अवे इयर्स अगो। अच्छा योजेल बुडनिक के बारे में तुम पूछ रहे हो, योजेल बुडनिक की काफी साल पहले ही डेथ हो गई थी। यू मस्ट मीन येकेल बुडनिक, ही हैज अ डेलिकेटसीन स्टोर राइट हियर इन ब्राउन्सविला, मैरिड अ विडो हुज हस्बैंड मेड अ फॉर्चून इन रियल एस्टेट। जिजेल आगे बात करना कंटिन्यू करता है। वो कहता है डॉक्टर मार्गलिन से अच्छा अब येकेल बुडनिक के बारे में पूछ रहे हो, योजेल बुडनिक के बारे में नहीं, अब येकेल बुडनिक के बारे में पूछ रहे हो। तो इसने एक डेलिकेटसीन स्टोर खोल रखा है, मतलब रेडीमेड फूड का जो पैकेज्ड फूड का स्टोर होता है उसको बोलते हैं डेलिकेटसीन स्टोर। तो उसने खाने पीने की चीजों का एक स्टोर खोल रखा है यहीं पर ब्राउन्सविला के अंदर। और इस येकेल बुडनिक ने एक विधवा औरत से शादी भी कर ली, वो औरत जिसके हस्बैंड ने काफी सारा पैसा कमाया था रियल एस्टेट के बिजनेस में। रियल एस्टेट या एस्टेट एजेंट कौन होते हैं? जो कि प्रॉपर्टी को सेलिंग या बाइंग का काम करवाते हैं, मीडियोकर बनते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं, तो बीच में इनका भी डिस्काउंट बनता है। तो रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी के काम करने में उसने काफी पैसे कमाए और बाद में वो आदमी मर गया, तो उसी की जो विधवा औरत थी उससे येकेल बुडनिक ने शादी कर ली। और अभी इसने एक खाने पीने की जो शॉप है, स्टोर है, हमारे यहीं ब्राउन्सविला के अंदर खोल रखी है। Lesheim, doctor, Lesheim Shalomi David. It doesn't offend you that I called you Shalomi David. तो आगे जिजेल जो है वो बात करता है लेशाइन। लेशाइन का मतलब होता है चीयर्स। तो कहता है चीयर्स डॉक्टर, लेशाइन शलोमी डेविड, चीयर्स
शलोमी, ऑफ कोर्स इसका नाम सोलोमन डोविड है, तो सोलोमन को वो एड्रेस करता है सलोमी की तरह, और डेविड और डोविड का मतलब होता है ब्रदर। तो वो ये कह रहा है चीयर्स सोलोमन ब्रदर। आगे कहता है इट डजंट ऑफेंड यू, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज से बुरा नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बार बार शलोमी ब्रदर कह रहा हूँ। टू मी यू आर स्टिल द सेम शलोमी डोविड, द लिटिल बॉय with the blonde side curls who recited a whole tractate of the Talmud by heart। क्योंकि मेरे लिए तो तुम अभी भी वही छोटे से शलोमी भाई हो, वो छोटे से शलोमी लड़के हो, वो छोटा सा लड़का जिसके ब्लॉन्ड कलर के, सुनहरे कलर के साइड में कर्ल्स हुआ करते थे, और जो पूरे के पूरे ट्रैक्टेट्स को, मतलब पूरे के पूरे जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ टैलमुड के अंदर, उनको बहुत दिल लगा करके पढ़ा करता था, रिसाइट किया करता था, उनका उच्चारण किया करता था। तो मैं तुमको छोटा भाई अगर बुलाता हूँ तो इसमें पेंड नहीं होना चाहिए या मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। यू रिमेम्बर डोंट यू, इट सीम्स लाइक ओनली यस्टरडे योर फादर, मे ही रेस्ट इन पीस, was beaming with pride. Your brother Shine, your uncle Oizer, they killed everyone. आगे बातें कंटिन्यू होती है। जिजेल जो है वो उसको कहता है क्या तुम्हें याद है तुम छोटे से लड़के जो टैलमुड के पूरे लंबे पैराग्राफ्स को रिसाइट किया करते थे, तो मुझे तो तुम उसी रूप में याद हो, इसीलिए मैं तुमको शलोमी डोविड मतलब सोलोमन छोटे भाई ये कह करके बुलाता हूँ, तो मेरी इस बात से तुम ऑफेंड मत होना। क्या तुम्हें याद है, कल की ही बात लगती है, ज्यादा पुरानी बात ये नहीं है। अच्छा तुम्हारे फादर वो तो एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आज वो तुम्हें देखते कि तुम कितने बड़े डॉक्टर बन गए हो, कितनी फेमस पर्सनालिटी तुम यहाँ पर हो, तो वो खुशी से झूम उठते, उनको काफी गर्व महसूस होता। अच्छा तुम्हारा भाई शाइन, तुम्हारे अंकल ऑइजर, दे किल्ड एवरीवन, उन जर्मन्स ने सभी को मार डाला, तुम्हारे अंकल ऑइजर को, तुम्हारे ब्रदर शाइन को, तुम्हारे फादर को, सभी लोगों को उसने मार डाला था। They took a whole people and wiped them out with German efficiency। जर्मन पीपल ने मतलब हिटलर की आर्मी ने सारे जूइश लोगों को इकट्ठा किया और जर्मन एफिशिएंसी दिखाते हुए, मतलब जर्मन लोगों की पावर या कार्य क्षमता या कुशलता दिखाते हुए, अथॉरिटी दिखाते हुए उन्होंने सभी को वाइप आउट कर दिया, मतलब जड़ से खत्म कर दिया, उनको मार डाला। Glass Chalet, have you seen the bride yet? Pretty as a picture, but too much makeup। Glass Chalet का मतलब होता है वो रशियन प्रिजन कैंप, जहां पर हिटलर की आर्मी ने लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर बंद करके रखा था, उनको वहां पर मैसकर किया था, होलोकॉस्ट किया था, तो उसके लिए बोला गया है, उन कैंप्स के लिए बोला गया है ग्लेस शैलेट, मतलब उन कैंप्स के अंदर लोगों को वाइप आउट कर दिया गया, मार दिया गया। क्या तुमने ब्राइड को देखा है? अभी तक तुमने नहीं देखा? काफी खूबसूरत है, जैसे कि कोई तस्वीर हो, उसी तस्वीर के जैसी वो खूबसूरत लग रही है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर रखा है। तो इन सारे डायलॉग्स का वैसे कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस ये बताया जा रहा है कि ये जो सेंसिमिनर्स और टेरिश पोलर्स जो हैं, ये शादी में आने के बाद में अपनी पुरानी यादों को भूले नहीं हैं, पुराने ही जो रेमिनिसेंसेस हैं, जो रिग्रेट्स हैं, उन्हीं को रिकॉल कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में ये बात कर रहे हैं। Imagine a grandchild of Rab Todros of Rodzin and her grandfather used to wear 2 skull caps, one in front and one in back। आगे जिजेल डॉक्टर मार्गलिन से कहता है कि तुम्हें याद है रेडजिन नाम की जगह पर रहने वाले रैब टोड्रोस, उनके पोते पोतियों के बारे में तुम्हें पता है या नहीं? एंड हर ग्रैंडफादर यूज्ड टू वेयर 2 स्कल कैप्स, और उनके दादाजी जो कि 2 स्कल कैप्स पहना करते थे, एक सर में आगे की तरफ और दूसरी पीछे की तरफ, तो इस तरीके से वो याद करते हैं। डू यू सी दैट यंग वुमन डांसिंग इन द येलो ड्रेस? इट्स रीवा सिस्टर, देयर फादर वाज मोइश द कैंडल मेकर। फिर वो आगे कहता है डॉक्टर मार्गलिन से कि क्या तुम्हें वो यंग लड़की दिखाई दे रही है जो कि येलो कलर की ड्रेस में डांस कर रही है स्टेज पे? ये रीवा की बहन है, और इन दोनों के जो फादर थे का नाम मोइश था, और वो कैंडल बनाने का काम किया करते थे। रीवा हरसेल्फ, वेयर ऑल द अदर्स एंडेड अप? ऑशविज, अच्छा रीवा के बारे में पूछ रहे हो तुम? रीवा खुद, उसका क्या हुआ? उसका भी वही हाल हुआ जो कि बाकी लोगों का हुआ था, वो भी ऑशविज में थी। ऑशविज मतलब वो रशियन प्रिजन कैंप जहां पर जर्मनी की आर्मी ने इनको मौत के घाट उतारा था, तो वो भी उन्हीं कैंप्स के अंदर थी, और उसका भी वही हाल हुआ जो कि बाकी लोगों का हुआ था। हाउ क्लोज वी केम आवरसेल्व्स, ऑल ऑफ अस आर रियली डेड, इफ यू वांट टू कॉल इट दैट। हम लोग भी हमारी मौत के कितने करीब आ चुके थे, हम भी लगभग मर ही चुके थे। अगर हम इस बात को ऐसे भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, मतलब हमारी मौत भी बिल्कुल पास आ चुकी थी उस मोमेंट पे,
और लास्ट मोमेंट पे हम उस कंट्री को छोड़ करके यहाँ पर आए थे। इस तरीके से अपनी पुरानी मेमोरीज को वो रिकॉल करते हैं। वी वर एक्सटर्मिनेटेड, वाइप्ड आउट। हम सारे के सारे जो जूइश लोग हैं जब जर्मनी में रहते थे, हमको एक्सटर्मिनेट कर दिया गया, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वाइप आउट कर दिया गया, मतलब वहां से साफ कर दिया गया। इवन द सर्वाइवर्स कैरी डेथ इन द हार्ट्स। वहां से जो लोग बच करके यहाँ पर आ गए हैं यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क में ब्राउन्सविला में रहने जो आ गए हैं, वो लोग भी उस बुरे एक्सपीरियंस को अभी तक अपने दिल में कैरी करते हैं। तो ये अभी तक मौत को अपने दिलों में लिए हुए घूमते हैं। बट इट्स अ वेडिंग, वी शुड बी चेयरफुल। लेकिन ये तो एक वेडिंग का माहौल है, शादी का माहौल है, हमें बिल्कुल चेयरफुल रहना चाहिए, हमारा मूड अच्छा रखना चाहिए और पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। लिशा एंड शुलोमी डॉविड, चीयर्स। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। हैव यू अ सन और अ डॉटर टू मैरी ऑफ। क्या तुम्हारे कोई लड़का या लड़की है जिसकी तुम शादी कर सको? तो मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि उसकी शादी अटेंड करने के लिए हम भी आएंगे। नो, वेल इट्स बेटर दैट वे। अच्छा नहीं है, चलो ये भी ठीक है। वॉट इज द सेंस ऑफ हैविंग चिल्ड्रन इफ पीपल आर सच मर्डरर्स। बच्चे होने का क्या सेंस है अगर आसपास में हिटलर और मुसोलिनी जैसे, स्टालिन जैसे अगर मर्डरर्स घूम रहे हो जो लोगों को मौत के घाट उतारते हो, तो यही ठीक है कि आपके बच्चे ना हो। It was already time for the ceremony, but someone still had not come. अब सेरेमनी का टाइम हो चुका था, वेडिंग का जो प्रॉपर टाइमिंग था वो आ चुका था, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसा गेस्ट था, इंपॉर्टेंट गेस्ट था जो अभी तक नहीं पहुंच पाया था। Whether it was the rabbi, the cantor, or one of the in-laws who was missing, nobody seemed able to find out. अब ये मेंबर कौन था, ये गेस्ट कौन था जो अभी तक वहां पर प्रेजेंट नहीं था? क्या ये कोई रबी था? रबी मीन्स ये धार्मिक गुरु होते हैं जो यहूदी धर्म की शिक्षाएं देते हैं स्कूल्स में, मदरसों में। तो क्या वो कोई रबी था या फिर कोई कैंटोर, भजन मंडली का कोई मेंबर था, या फिर इन-लॉज में से कोई इंपॉर्टेंट मेंबर जैसे टेरिश पोल्स की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मेंबर हो जो अभी तक मिसिंग था, वहां पर नहीं पहुंच पाया था। Nobody seemed able to find out. ये चीज किसी को भी पता नहीं लग रही थी कि ये मिसिंग जो गेस्ट था वो आखिर था कौन। अब्राहम मखलीज, the bride's father, rushed out, scolded, waved his hand, whispered in people's ears. अब ऑफ कोर्स सिल्विया जिसकी शादी है उसके फादर अब्राहम मखलीज ये गुस्से से, स्कॉल्ड का मतलब होता है गुस्से से, तो गुस्से से इधर उधर भाग रहे थे, अपने हैंड को वेव कर रहे थे, लोगों की जाके लोगों के कानों में कुछ फुसफुसा रहे थे, उनको कह रहे थे कुछ ना कुछ। तो इस तरीके से अब्राहम मखलीज जो है वो काफी टेंशन में घूम रहे थे। He looked strange in his rented tuxedo. ब्राइड के फादर अब्राहम मखलीज ने जो किराए पर लिया हुआ टक्सीडो, जो कोट पैंट, जो सूट पहन रखा था, उसमें वो काफी स्ट्रेंज लग रहे थे, काफी अजीब लग रहे थे। The Tereshpol mother-in-law was wrangling with one of the photographers. और वहीं पे जो टेरेशपोल्स की तरफ से, मतलब दूल्हे की तरफ से जो सासू माँ थी, लड़की की जो सास थी, वो रैंगलिंग कर रही थी। रैंगलिंग का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट करना। तो वो आर्ग्यूमेंट कर रही थी किसी फोटोग्राफर के साथ में फोटो क्लिक करवाने के लिए। द म्यूजिशियंस नेवर स्टॉप्ड प्लेइंग फॉर एन इंस्टेंट। और वहां पे जो म्यूजिशियंस थे, जो भी अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहे थे, वो इतने टेंशन के माहौल में भी कि भाई शादी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वहां पर मेन गेस्ट अराइव नहीं हुआ है, एक मिनट के लिए भी वो अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को या म्यूजिक को बजाना बंद नहीं कर रहे थे, रुक नहीं रहे थे। द ड्रम बैंड, द बास फीडल ग्राउल्ड, द सैक्सोफोन ब्लेयर्ड। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए हैं कि ड्रम जो है वो जोर जोर से बैंड किया जा रहा था, मतलब जोर जोर से पीटा जा रहा था। बास फीडल एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो ग्रोल कर रही थी, मतलब खर खर की आवाज कर रही थी। और सैक्सोफोन जो है वो ब्लेयर कर रहा था, मतलब बहुत ही कर्कश, बहुत ही रफ साउंड उसमें से निकल रहा था। तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे प्ले किए जा रहे थे। द डांसेस बिकम फास्टर, मोर अबेंडेंट एंड मोर पीपल वर ड्रॉन इन। डांसेस फास्ट हो गए, म्यूजिक लाउड हो गया, फास्ट हो गया, लोग फास्टली डांस करने लग गए। काफी सारे लोग डांस फ्लोर को छोड़कर के नीचे उतर रहे थे, जबकि और ज्यादा लोग उस डांस फ्लोर पे आ रहे थे, डांस कर रहे थे। The young man stamped with such force that it seemed the dance floor would break under them. जो जवान लड़के थे, जवान आदमी जो थे, वो इतनी जोर जोर से स्टैंपिंग कर रहे थे, इतनी उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो डांस फ्लोर है वो बिल्कुल टूट जाएगा।
Small boys romped around like goats and little girls whirled about wildly together. जो छोटे लड़के थे वो romped around कर रहे थे, मतलब चारों तरफ मस्ती करते हुए दौड़ना या भागना। तो वो चारों तरफ बकरी की तरह या बकरी के बच्चे की तरह मस्ती करते हुए दौड़ भाग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जो छोटी लड़कियां थी वो वर्लिंग कर रही थी। वर्लिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना। वाइल्डली मतलब पागलों की तरह, वो पागलों की तरह गोल गोल घूमे जा रही थी। Many of the men were already drunk. काफी सारे जो गेस्ट थे, जो आदमी थे, उन्होंने और शराब पी रखी थी। They shouted, boasts, howled with laughter, kissed strange women. तो पार्टी के अंदर वो जेंटलमैन जिन्होंने ड्रिंक कर रखा था, शराब पी रखी थी, वो बूस्टिंग कर रहे थे, मतलब अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, शेखी मारना, दहाड़े मार के जोर जोर से हंस रहे थे। और स्ट्रेंज वुमेन, जो भी अजनबी औरतें थी, उनको किस कर रहे थे। There was so much commotion that Solomon Margolin could no longer grasp what was being said to him and simply nodded yes to everything. वहां पर इतना ज्यादा commotion था। commotion का मतलब होता है शोर शराबा। इतनी वहां पर आवाजें आ रही थी कि सोलोमन मार्गलिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। ग्रैस्प करना मतलब समझ पाना, अंडरस्टैंड कर पाना। तो किसी भी चीज को, जो भी बातें उसको कही जा रही थी, उनमें से किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था। अपना सर यस में हिला करके हर चीज का जवाब दे रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसको कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। Some of the guests had attached themselves to him, wouldn't move, kept pulling him all directions, introducing him to more and more people from Saint-Simon and Tereshpol. कुछ जो गेस्ट उस पार्टी के अंदर, कुछ गेस्ट जो थे, उन्होंने अपने आप को डॉक्टर मार्गलिन के साथ में अटैच कर लिया था। वो डॉक्टर मार्गलिन के पास में आकर खड़े हो गए थे और उसके पास से हिलने का नाम नहीं ले रहे थे। और डॉक्टर मार्गलिन को बार बार खींच करके कभी एक डायरेक्शन में, कभी दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहे थे। और अलग अलग लोग, जो कोई सेंसिमन से आए थे या फिर कोई टेरेशपोल नाम के टाउन से आए थे, तो उन अलग अलग लोगों के साथ में इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, बातचीत करवा रहे थे। A matron with a nose covered with warts pointed a finger at him, wiped her tears, called him Shalomili. मैट्रन का मतलब होता है ओल्ड लेडी, वार्ट्स का मतलब होता है मस्से या तिल। एक बूढ़ी औरत जिसके नाक पर काफी सारे काले धब्बे थे, काले तिल थे, वो अपनी फिंगर से पॉइंट कर रही थी डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन की तरफ और दूसरे लोगों को कुछ बता रही थी और कहते कहते रो भी रही थी और साथ साथ में अपने आंसू भी वाइप कर रही थी, पोंछ रही थी। और डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन को शलोमिली कह रही थी। शलोमिली का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली आदमी, बदकिस्मत आदमी। तो उसके बारे में किसी को बता करके और वो रो रही थी और अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रही थी, अपने आंसू पोंछ रही थी। सोलोमन मार्गलिन इंक्वायर्ड हु शी वाज एंड समबडी टोल्ड हिम। तो सोलोमन मार्गलिन ने किसी से पूछा कि भाई आखिर ये औरत है कौन जो मेरी तरफ इशारे करके बात कर रही है, रोए जा रही है, मुझे शलोमिली मतलब बदकिस्मत आदमी कह रही है। तो किसी ने उसको बताया भी उस औरत के बारे में कि इसका नाम ये है। नेम्स वर स्वैलोड अप इन द tumult। लेकिन उस वेडिंग हॉल में जो भी ट्यूमुल्ट था, जो भी कमोशन था, शोर शराबा था, उसके अंदर सारे के सारे नाम स्वेलो अप हो रहे थे, मतलब सारे नाम गायब हो रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। किसी ने उनको उस लेडी का नाम बताया, लेकिन वो नाम ये क्लियरली सुन नहीं पाए वहां पर होने वाले शोर शराबे की वजह से। He heard the same words over and over again, died, shot, burned। बार बार बस उसके कानों में, बार बार डॉक्टर मार्गलिन के कानों में ये सेम ही आवाजें गूंज रही थी। मतलब वहां पर जो भी लोग खड़े हुए थे वो ये सेम ही बातें कर रहे थे कि मार दिया, बंदूक से उड़ा दिया या जला दिया। वो सब नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर उनके साथ जो गलत हुआ था उसके बारे में ही डिस्कशन कर रहे थे, अपने पास्ट को याद कर रहे थे। A man from Tereshpol tried to draw him aside and was shouted down by several Sansiminers, calling him an intruder who had no business there। इतनी देर में टेरेशपोलर्स की तरफ से, मतलब दूल्हे की साइड से एक आदमी आता है और हमारे डॉक्टर को, डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन को साइड में ले जाने की कोशिश करता है उस भीड़ से। लेकिन उस आदमी के ऊपर चिल्लाया जाता है। बाकी सारे के सारे सनसीमन के लोग खड़े थे, वो सारे के सारे उस आदमी के ऊपर चिल्लाते हैं, उसको कहते हैं कि तुम एक घुसपैठिया हो और तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, तो तुम जाओ यहाँ से। इस तरीके से उस आदमी के ऊपर जोर से चिल्लाते और उसको यहाँ से भगा देते हैं। A latecomer arrived, a horse and a buggy driver from Saint-Simon, who had become a millionaire in New York। अब इतनी देर में क्या होता है, वो जो लेट कमर था, वो गेस्ट जो अभी तक आया हुआ नहीं था,
और जिसके लिए शादी ये सेरेमनी रुकी हुई थी वो लेट कमर आ जाता है। वेडिंग हॉल के ठीक सामने एक घोड़ा और उसके पीछे एक बग्गी आकर के रुकती है। या ये जो बग्गी थी ये सीधे सेंसिमन से आई थी, मतलब ये जो लेट कमर था ये सेंसिमन का रहने वाला था, जो कि अभी अभी क्या बन गया था, मिलेनियर बन गया था, करोड़पति बन गया था और न्यूयॉर्क में सेटल हो गया था। His wife and children had perished, but already he had a new wife. इस लेट कमर के जो बीवी और बच्चे थे वो पेरिश हो चुके थे, मतलब मर चुके थे, खत्म हो चुके थे। लेकिन ऑफ कोर्स इसने नई शादी कर ली थी और अब इसके पास एक नई वाइफ थी। The woman weighted with diamonds paraded about in a low-cut gown that weared a bag covered with brooches to the waist. की जो न्यू वाइफ थी वो औरत डायमंड से लदी हुई थी, डायमंड की ज्वेलरी पहन रखी थी, वो परेड करती हुई आ रही थी, मतलब वॉक करती हुई आ रही थी। उसने लो कट गाउन पहना हुआ था जिसके पीछे बैक नहीं थी, मतलब ये गाउन बैकलेस था और ये पूरा का पूरा ब्लॉचेस से, ब्लॉचेस मतलब स्पॉट्स, ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स होते हैं, ऐसा डिजाइन उसके ऊपर बना हुआ था कमर तक। हर वॉइस वॉज हस्की, इस लेडी की जो आवाज थी वो काफी हस्की थी। हस्की का मतलब भारी, रफ। Where did she come from? Who was she? Suddenly, no scent. औरतें पूछती है कि ये औरत कहाँ से आई है, आखिर ये औरत है कौन, कोई सेंट तो नहीं है, मतलब कोई साधु सन्यासी तो नहीं है जो हम लोग इसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं या सारे लोगों का अटेंशन इसके ऊपर फोकस्ड है, तो आखिर ये औरत है कौन और ये कहाँ से आई है। Her first husband was a swindler who amassed a fortune and then dropped dead. तो उस औरत के बारे में बात करते हैं। उस औरत का जो पहला हस्बैंड था वो एक स्वाइंडलर था। स्वाइंडलर का मतलब होता है ठग, जो ठगी करता है, धोखेबाजी करता है, फ्रॉड करके पैसा कमाता है। तो उसका पहला हस्बैंड एक ठग था जिसने अमेज्ड अ फॉर्च्यून, मतलब काफी ज्यादा पैसा कमाया, और उसके बाद में वो आदमी मर गया। तो कोई दूसरा इंसान पूछता है ऑफ व्हाट, किस चीज से मर गया वो, उसको क्या बीमारी हो गई थी। तो वही लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको रिप्लाई करता है कोई कैंसर, उस आदमी की कैंसर से डेथ हो गई थी। ये औरत जो अभी एक मिलेनियर की वाइफ बनी हुई है, इसका फर्स्ट हस्बैंड जो कि एक स्वाइंडलर था उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी। तो लोग पूछते हैं कि कहां पर था उसको कैंसर, इन द स्टमक। तो रिप्लाई मिलता है फर्स्ट यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट विद। तो लोग इस चीज पर कमेंट करते हैं और क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं होता, तो आपके पास इनफ मनी नहीं होती, इनफ रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, और जब आप खाने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हो, अपनी जिंदगी को आसान तरीके से जीने के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हो, तो आपके पास वो चीज नहीं होती जिसके साथ में आप खा सकते हो, मतलब आपके पास में पेट नहीं होता है। क्योंकि इस आदमी के पेट में कैंसर हो गया था, तो पहले इसके पास में पैसा नहीं था, और जैसे इसने पैसा इकट्ठा किया तो इसके बाद में इसके पेट में कैंसर हो गया, तो ये उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाया, अपनी मनपसंद का खाना नहीं खा पाया। A man is always working for the second husband, और इस तरीके से इस आदमी की डेथ हो गई। तो लोग ये कमेंट करते हैं कि एक आदमी हमेशा ही सेकंड हस्बैंड के लिए काम करता है, मतलब खुद तो कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है और फिर मर जाता है, और वो फिर पूरी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के पास में छोड़ जाता है, और वो वाइफ जो होती है फिर और किसी से शादी कर लेती है और उस मनी को जो है उसका सेकंड हस्बैंड एंजॉय करता है। तो इसीलिए कोई भी आदमी जो होता है वो सेकंड हस्बैंड के लिए कमाता है। What is life anyway? और जिंदगी है भी क्या, यही तो लाइफ है। A dance on the grave, जिंदगी बस कब्र तक जाने का एक रास्ता होती है, और ऑफ कोर्स होती भी है। हम लोग इस अर्थ पे जन्म लेते हैं, हमारा बर्थ होता है, और लास्ट में हम ये पूरी जर्नी जीते हैं, पूरी लाइफ को जीते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक जाने के लिए, ग्रेव तक जाने के लिए, कब्र तक जाने के लिए। तो ऑफ कोर्स ये कब्र तक जाने का एक रास्ता ही है। यस, बट एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग द गेम यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। लेकिन जब तक आप ये जिंदगी का गेम खेल रहे हो, जब तक आप इस दुनिया में हो, तब तक आपको नियमों से बंध के रहना पड़ेगा। अबाइड बाय द रूल्स मतलब नियमों से बंध के रहना होगा, नियमों को फॉलो करना होगा। और नियम क्या कहते हैं, अगर आप इस दुनिया में पैदा हो गए तो आपके पास में सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, आपको उतना रुपया पैसा कमाना चाहिए कि आपकी जिंदगी आसानी से कट सके। डॉक्टर मार्गलिन, व्हाई आर यू डांसिंग? तो वही लोग फिर डॉक्टर मार्गलिन के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं डॉक्टर मार्गलिन आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो? ये एक वेडिंग पार्टी है तो आपको यहाँ पर डांस करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, आप डांस क्यों नहीं कर रहे? यू आर नॉट अमंग स्ट्रेंजर्स, वी आर ऑल बॉर्न फ्रॉम द सेम डस्ट। तो उस वेडिंग में जो भी गेस्ट आए हुए थे सेंसिमन से, वो डॉक्टर मार्गलिन को कहते हैं
कि तुम कोई अजनबी नहीं हो यहाँ पर, तुम भी उसी मिट्टी में पैदा हुए थे जहां से हम पैदा हुए थे। मतलब तुम भी जूइश हो और हम भी जूइश है, हम सारे एक ही मिट्टी से एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। ओवर देयर यू वरंट अ डॉक्टर, यू वर ओनली शिलोमी डॉविड, द सन ऑफ द टैलमुड टीचर। वहां पर, कहा, पोलैंड में, जहां पर हम सब लोग साथ में रहा करते थे नाजी होलोकॉस्ट से पहले, वहां पर तुम कोई डॉक्टर नहीं थे, तुम सिर्फ शलोमी डोविड थे, मतलब सोलोमन नाम के छोटे भाई थे जो कि एक गरीब टैलमुड टीचर के बेटे हुआ करते थे। तो तुम बस हमारी नजर में वही हो, अभी तुम कोई फेमस डॉक्टर नहीं हो हमारी नजर में। हमारी नजर में तो तुम वही छोटे से शलोमी लड़के हो जिसके साइड कर्ल्स निकले हुए थे ब्लॉन्ड हेयर के। तो हम तुमको उसी नजर से देख रहे हैं, तो तुम यहाँ पर आओ, हमारे साथ में एंजॉय करो। तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं हो, तुम भी उसी मिट्टी में खेले कूदे बड़े हुए हो, जन्मे हो जहां पर हम हुए हैं। बिफोर यू नो इट वी ऑल बी लाइंग साइड बाय साइड। और जब तक तुम्हें ये चीज महसूस होगी कि हम सब एक ही हैं, जब तक तुम इस चीज को रियलाइज करोगे, तब तक हम लोग कब्रों में सब लोग आस पास में लेटे हुए होंगे, मतलब तब तक हम सब लोगों की डेथ हो चुकी होगी। तो तुम्हें ये जल्दी समझना चाहिए और हम लोगों के साथ में एंजॉय करना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आज कंप्लीट किया है इस चैप्टर का पार्ट 4 जिसको हमने नाम दिया था स्ट्रेंज वेडिंग। इस पार्ट 4 में हमने स्टार्ट किया था डॉक्टर मार्वलिन जब आउटर लॉबी में एंटर होते हैं, मतलब वो शादी में एंट्री से लेकर के उनकी क्या जान पहचान रहती है, वहां पे लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं, वहां तक हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। मार्वलिन का एक जान पहचान वाला उनसे कहता है कि जब तक आपको ये चीज समझ में आएगी कि हम लोग सारे एक ही डस्ट से, एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सारे लैंड्समैन हैं, हम वतन हैं, तब तक हम सभी मर चुके होंगे, कब्रों में एक दूसरे के साइड में पड़े होंगे। So I hope आपको इस पार्ट 4 में कोई डाउट नहीं है। We will continue with our last and final part in our next video. Till then, goodbye. Have a nice day.